जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी-जीडी के थ्रू जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, तो सिलेक्शन होने के बाद में जब वो एक फोर्स के मेंबर बन जाएंगे तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी। यानी कि जैसे आप भर ज्वाइन कर लेंगे, ड्यूटी ज्वाइन करते आपको कितनी सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलेगी, आफ्टर ट्रेनिंग कितनी सैलरी मिलेगी, कौन कौन से अलाउंसेज मिलते हैं, कितनी पेंशन बनती है। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से सैलरी के संबंध में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, एसएससी-जीडी की नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। इसके अलावा एसएससी-जीडी की मेरिट लिस्ट भी जारी हो चुकी है। यानी कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उनको भी सैलरी के संबंध में जानकारी चाहिए, और जो बच्चे नए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनको भी इसके संबंध में जानकारी चाहिए। मेरे पास में कई कमेंट भी आए थे कि सर एसएससी-जीडी की सैलरी के बारे में आप डिटेल में वीडियो बनाइए। जो मैंने जॉब प्रोफाइल का और इसके अलावा कितनी सर्विस होती है, कब आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, इसके संबंध में मैंने जो वीडियोज बना रखे हैं उनके ऊपर ही कमेंट आ रहे थे। वो वीडियो आपने नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियोज भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं सैलरी की डिटेल। तो सैलरी के संबंध में अगर हम बात करें तो अगर आप एसएससी-जीडी के थ्रू या बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी किसी भी फोर्स के अंदर आपका सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्शन होने के बाद में जो आपकी सैलरी बनती है सबसे पहले होती है आपकी बेसिक पे। तो जो कांस्टेबल रैंक से जो बच्चे भर्ती होंगे, इनकी जो बेसिक पे होती है वो होती है 21,700। यानी कि आप किसी भी फोर्स के अंदर जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो जो फर्स्ट आपकी होती बेसिक पे, उसके बाद आपको अलाउंसेज मिलते हैं, और अलाउंसेज डिपेंड करते हैं आपकी पोस्टिंग पैलेस पे। वो आपको वीडियो के लास्ट में मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा कि किस क्षेत्र में कितना अलाउंस मिलेगा, किस फोर्स में आपको सैलरी ज़्यादा पड़ेगी, पूरी जानकारी बता दूंगा आपको। तो आपको 21,700 आपको बेसिक पे मिल जाती है। अब 21,700 बेसिक के बाद में फिर आपको मिलता है महंगाई भत्ता, यानी कि डीए, जो आपको साल में केंद्र सरकार के द्वारा साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। तो आपको अभी वर्तमान में जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, इन सभी को 38% आपका डीए मिल रहा है। यानी कि महंगाई भत्ता जो है वो अभी 38% मिल रहा है। अभी आपका जो 38% जो डीए है वो बन जाएगा 21,700 पे 8,246। तो इन दोनों को जोड़ के आपका जो बेसिक पे और डीए दोनों को जोड़ के लगभग आपकी 30,000 के समथिंग आपकी पे बन जाती है। अब जो आपकी बेसिक पे और डीए 30,000 हो गया, इसके बाद में जो अगला अलाउंस जो मिलता है वो आपको मिलता है आपका एचआरए, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। जिनका घर मतलब कि आपका एक्स कैटेगरी में आता है तो आपको 27% एचआरए मिलेगा बेसिक पे का। अगर आपका घर वाई कैटेगरी में आता है तो आपको 18% एचआरए मिलेगा। अगर आपका घर जेड कैटेगरी में आता है तो आपको 9% एचआरए मिलेगा। क्योंकि भारत का जो टोटल क्षेत्र है इसको केंद्र सरकार ने 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक्स वाई जेड। तो एक्स का 27%, वाई का 18% और जेड का 9% मिलता है। अगर आपको ये नहीं पता कि मेरा घर किस कैटेगरी में आता है तो इसके संबंध में मैंने वीडियोज बना रखा है, जिसके अंदर एक्स कैटेगरी और वाई कैटेगरी के सभी शहर शामिल हैं। उसके अंदर अगर आपका नाम नहीं हुआ आपके शहर का तो आप जेड कैटेगरी में आएंगे। तो हम मान के चलते हैं कि अगर आपको 9% भी एचआरए मिलता है बेसिक पे का, तो लगभग 1953 रुपए के समथिंग आपको एचआरए मिल जाएगा। तो आपकी बेसिक पे, आपकी डीए और आपका एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, इन तीनों को जोड़ के लगभग आपकी 32,000 सैलरी बन जाती है। इसके बाद में जैसे आपकी सैलरी हो जाती है, इसके बाद में आपको मिलता है, एक मिलती है राशन मनी अलाउंस। तो राशन मनी अलाउंस का रूल ये होता है कि जब जितने दिन आप मेस के अंदर खाना खाते हैं तो वो पैसा आपको अपनी सैलरी से निकाल के जो मेस का इंचार्ज होता है उसको देना पड़ता है। जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह के अंदर क्या है कि जो आपका राशन होता है वो फ्री राशन होता है। लेकिन जितनी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स होती हैं, इनके अंदर क्या होता है कि आपकी सैलरी के साथ में राशन की जो मनी होती है वो जुड़ के आती है। उसके बाद जो मेस का एक इंचार्ज होता है जो पूरे महीने मेस चलाता है, जितने दिन आप खाना खाते हैं उतने दिन का पैसा आप उसको पेमेंट कर देते हैं। अगर आप छुट्टी वगैरह में है या अगर आपने फैमिली साथ में रखी है तो उस पैसे को आप अपने यूज में ले सकते हैं। आप अपने परिवार के लिए राशन खरीदना, जो भी खरीदना, वो पैसा फिर आपको मेस इंचार्ज को नहीं देना अगर आपने परिवार साथ में रखा है, या फिर जिस महीने आप अवकाश में हैं उस महीने का भी आपको नहीं देना, वो फिर आपका पैसा है। लेकिन जितने दिन आप मेस में खाना खाएंगे ड्यूटी के दौरान तो वो पैसा आपको निकाल के देना पड़ेगा। अगर हम उस पैसे को भी जोड़ देते हैं तो लगभग 3800 रुपये के समथिंग 127 रुपये 89 पैसे समथिंग अभी वर्तमान में जो राशन मनी है वो एक दिन की मिलती है। तो महीने की लगभग 3800 रुपये के आसपास आपकी राशन मनी मिल जाती है। तो आपका ये बेसिक पे, डीए, राशन मनी, एचआरए, इसके अलावा आपको जो छोटे मोटे अलाउंस मिलते हैं जैसे शॉप टॉयलेट होगा, वॉशिंग अलाउंस होगा, हेयर कटिंग अलाउंस होगा, ऐसे करके रम अलाउंस हो गया, ये लगभग करके आपकी टोटल मिलकर आपकी जो ग्रेस सैलरी बनती है वो 36,000 रुपये के आसपास आपकी ग्रोस सैलरी बन जाती है। अब ग्रोस सैलरी के बाद में फिर आपकी होती है कटौती।
तो कटौती जो आपकी होती है वो बनेगी आपकी, जैसे आपकी बेसिक पे और डीए दोनों का जो 10% अमाउंट बनेगा, लगभग 3,000 रुपये के समथिंग आपकी बेसिक पे से और डीए का दोनों का 10% आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा आपकी सैलरी से। जो आपका नया पेंशन सिस्टम जो एनपीएस बोला जाता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर एक आपका अकाउंट होता है, उसके अंदर ये पैसा जमा होता रहता है और 10% आपका कटता है, 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा, यानी कि लगभग 3,000 के समथिंग आपका कटता है और 4100-4200 के समथिंग मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है। तो लगभग 7,000 के आसपास आपका जैसे स्टार्टिंग आप ज्वाइन करते हैं तो आपका जो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है उसके अकाउंट में पैसा जमा होता रहता है। जब आप रिटायरमेंट लेते हैं तो इस पैसे से फिर आपकी जैसे रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ पैसा आपको मिल जाता है, कुछ पैसे का आपका वो पेंशन बना दी जाती है। तो ये चीज़ हो गई इसके अंदर। अब बात आती है कि जैसे आपका ये सब हो जाता है, आपकी बेसिक पे हो गई, आपकी डीए सब मैंने बता दिया, ये आपकी कटौती हो गई, तो 3,000 रुपये आपकी कटौती हो जाती है। कटौती और ये सब जोड़ने के बाद में लगभग आपकी जो सैलरी आपके अकाउंट में आ जाती है वो आ जाती है आपकी लगभग 33,000 के समथिंग। उसके बाद आप राशन मनी निकाल के आप मैस कमांडर को दे देते हैं तो आपको यूज़ करने के लिए 29 से 30,000 रुपये के समथिंग आप, तो ये सैलरी तो आपकी हो गई। मतलब आपके जब भर्ती हो जाते हैं, बेसिक ट्रेनिंग के दौरान रहते हैं, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होती है उस टाइम की सैलरी हो गई। अब उसके बाद में इसके अलावा आपको कुछ अलाउंसेज नहीं मिलते हैं ट्रेनिंग के दौरान है, या आप जैसे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं, आप किसी ग्रुप सेंटर वगैरह के अंदर हैं तो उस टाइम की सैलरी होगी। अब इसके बाद में जो सैलरी आपको मिलेगी वो मिलती है आपकी, जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, ट्रेनिंग सेंटर से आपको किसी बटालियन यूनिट जो भी मिल जाती है, सेंटर मिलता है, आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ के हिसाब से फिर आपकी सैलरी बनती है। तो ये जो सैलरी जो मैंने बताई है ये तो सभी की लगभग सेम रहती है। इसके बाद में फिर आपकी जब पोस्टिंग हो जाती है तो पोस्टिंग होने के बाद में जिस क्षेत्र में आपकी तैनाती हुई है उस क्षेत्र के अंदर किस प्रकार के अलाउंस मिलते हैं, कौन कौन से अलाउंसेज मिलते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी सैलरी। अभी मान के चलो आपको सीआरपीएफ मिल जाती है और सीआरपीएफ के अंदर आप छत्तीसगढ़ के अंदर पोस्टेड हो जाते हैं या जम्मू कश्मीर के अंदर पोस्टिंग हो जाती है जहाँ पे 17,300 रुपये अलाउंस मिलता है, तो आपकी जो मैंने सैलरी बताई थी वो प्लस में आपका 17,300 रुपये और जोड़ दो तो लगभग आपकी 50,000 के समथिंग आपकी सैलरी चली जाती है ट्रेनिंग कंप्लीट करते ही। इसके अलावा अगर आप इससे डाउन में रह जाते हैं, जैसे आप 9,700 रिस्क अलाउंस में आपकी तैनाती हो जाती है तो थोड़ी कम सैलरी मिलती है। इसके अलावा और डाउन में रहते हैं, जैसे आपकी नॉर्थ ईस्ट वगैरह में पोस्टिंग होगी तो जहाँ पे 7,000 7,500 रुपये रिस्क अलाउंस मिलता है तो और कम हो जाएगी। लेकिन जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में आप किसी भी बटालियन में तैनात होते हैं तो उस बटालियन के अंदर कौन से अलाउंस मिलते हैं उसके हिसाब से फिर आपकी सैलरी पड़ेगी। चाहे आप सीआरपीएफ में है, चाहे आप बीएसएफ में है, चाहे आप आईटीबीपी में है, चाहे आप एसएसबी में है, किसी भी फोर्स में आप रहेंगे तो वहाँ के जो आपकी यूनिट होगी उसके जो पैलेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र के अंदर किस प्रकार का अलाउंस मिलता है, कितना मिलता है। इसके अलावा अगर जो मैंने आपका 9% एचआरए जोड़ा है, अगर सभी का तो यह नहीं कि 9% एचआरए मिलेगा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको 18% मिलेगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको 27% मिलेगा, तो वो आपका घर पे डिपेंड करता है। मान के चलो अगर आपको 27% एचआरए में आपका घर आ रहा है तो आपको जिसको 9% मिल रहा है उससे आपकी लगभग 4,000 के समथिंग आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि आपका घर किस क्षेत्र में आता है। और बाद में जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद में डिपेंड करेगा कि आपकी जो पोस्टिंग है वो किस क्षेत्र के अंदर पोस्टिंग के हिसाब से आपको मिलता है। या फिर आप स्पेशल बटालियन वगैरह चले देते हैं, जैसे सीआरपीएफ के अंदर आप कोबरा बटालियन में चलेंगे, 17,300 आपका अलाउंस मिल रहा है, लगभग 2100-2200 आपको टीपीटी मिल रही है, तो लगभग आपको 20,000 रुपये सैलरी ज़्यादा मिल जाएगी। तो ये सब जो मेन ज़्यादा डिपेंड जो सैलरी करती है ट्रेनिंग के बाद में वो डिपेंड करती है आपकी पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक अच्छी खासी सैलरी है। और आप अगर एसएससीजीडी के अंदर जिनका सिलेक्शन हो गया तो ऑल द बेस्ट है, उनको शुभकामनाएं हैं। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करें एग्जाम की। कंपटीशन बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि अभी जितने बच्चे आर्मी नेवी एयरफोर्स का जिन बच्चों का रुझान रहता था अब ज़्यादा रुझान सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स की तरफ हो गया है। क्योंकि आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर 4 साल की जॉब कर दी गई है, जबकि आप अगर सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर भर्ती हो जाते हैं तो आपकी एक जॉब सिक्योर हो जाती है, आपको 4 साल के बाद आपको घर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है कि आप कितने साल सर्विस कर सकते हैं, बीच में जाना चाहें तो क्या सिस्टम है, पूरा आपको कितने टाइम बाद पेंशन जाना है। अगर आपको नहीं जानकारी है, आपको इस संबंध में जानकारी लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप वीडियो को आप देख सकते हैं, पूरे डिटेल में इसके संबंध में जानकारी है। इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए भाई एसएससीजीडी के संबंध में, अदर फोर्स के अंदर जैसे सीआरपीएफ के बारे में, तब कुछ भी अगर आपको कम जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन आप अपनी अच्छी से तैयारी करें, तैयारी करके आप इसके जॉब को अपने सिक्योर करके आप देश सेवा के अंदर आप अपना योगदान दें। और ये तभी संभव होगा जब आप अपनी अच्छी तैयारी करेंगे, अच्छी तैयारी करके सिलेक्शन मिलेगा। इतनी आसान नहीं है, इसमें आपको रिटर्न की भी तैयारी करनी है, साथ साथ में आपको फिजिकल भी देखना है। अगर फिजिकल या मेडिकल में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है
तो आप जोगिंदर कमांडो नाम से एक यूट्यूब चैनल है, जो मेरा साथी है, हमारे पीटीआई हैं, वो अच्छा जानकारी देते हैं, उनसे आप जुड़ सकते हैं, उनको कमेंट करके उनसे बात भी कर सकते हैं। कोई भी जानकारी आपको चाहिए फिजिकल से मेडिकल से, आप उनसे पूछ सकते हैं, आपको हर जानकारी वो दे देंगे। इसके अलावा इस वीडियो में सैलरी के संबंध में जहाँ तक मेरा विचार, आपका किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का आपका कोई डाउट रह जाता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।